चलिएगा। आइए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 ऐसे तुम लोग को देने का मन नहीं था कि मैं आप लोग को लेक्चर दूं सीधा। मैं सोचा था पीडीएफ देके स्टार्ट कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं यार, कुछ लोगों के लिए बाकी लोगों को क्यों बर्बाद किया जाए। ये इंट्रोडक्शन के लेक्चर है, याद रखना। ये इंट्रोडक्शन कम, जीएसटी ज्यादा है, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन कम है और जीएसटी ज्यादा है। इसके कहने का मतलब है इन 6 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा जीएसटी कवर हो जाएगा, पूरा जीएसटी कवर हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट। ठीक, इसे बार बार जीएसटी का पीडीएफ, जीएसटी का पीडीएफ, जीएसटी का पीडीएफ, जीएसटी का पीडीएफ, ये सब गाना ना गा के केवल 6 लेक्चर में जीएसटी सीखो। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को 6:30 से लेके 8:30 को क्लास है। इस शेड्यूल को मत भूलिएगा। आप आओगे तो वेलकम, नहीं आओगे तो भिड़कम। आपका कैरियर है, आपको बनाना है। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, सब आपके ऊपर है। मेरे को कोई लेना देना नहीं, किसी से कुछ नहीं पूछने वाला हूं मैं कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है। जो करना है करो, एंजॉय योर लाइफ। बहुत हुआ। आइए, तो हमने लेक्चर 1 में कुछ सीखा, अभी लेक्चर 2 में देखिए कितना कुछ आगे बढ़ जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए एक ही बात निकल के आई, ये सब प्री और पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, सब बकवास चीजें हैं। हो गया प्री पोस्ट, ये सब हो गया। मेन हमारा काम जीएसटी यहां से स्टार्ट होता है। ठीक, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई। जीएसटी क्या है? टैक्स है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। ठीक है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहलिक लिकर के ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। अल्कोहलिक लिकर के ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसके ऊपर वैट लगता है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसके ऊपर वैट लगता है। ठीक है भाई, आज भी लिकर जीएसटी के दायरे के बाहर है। कई लोगों ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए कहा, तो मैंने कहा देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं बोलना चाहिए, ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो लाखों होते हैं, हजारों होते हैं। जिंदगी के हर पहलू में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात होती है। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो जीएसटी में अभी नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद when the government will come into power, if government will come into power, if and but nahi government will come into power, then might be we will see a drastic changes in GST regarding the petroleum product. Might be they will come into fall into the category of this. ठीक है, अल्कोहलिक लिकर के बारे में बात ही नहीं करनी है। चलिए अब आइए, फिर मैंने क्या कहा था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या मुद्दा क्या निकल के आया। मैंने कहा था जीएसटी के सेक्शंस को शांति से पढ़ना, अगर नहीं होता है पार्ट वाइज पार्ट करके पढ़ना, आपको सारे सेक्शंस एकदम याद हो जाएंगे। जैसे सेक्शन 1 नेम, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3, 4, 5, 6 एडमिनिस्ट्रेशन। ये 4 सेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के, गोली मारो। सेक्शन 7 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जीएसटी का, वो है सप्लाई। सेक्शन 8 में कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सेक्शन 9 चार्जेबिलिटी का सेक्शन है। सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम है। सेक्शन 11 में सारे एग्जम्पशन है। सेक्शन 12 एंड 13 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। 14 में चेंज इन द रेट के बारे में बात की गई है। 15 इज अ वेरी पावरफुल सेक्शन, ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिसके ऊपर आपको क्या करना है पता है, जिसके ऊपर आपको जीएसटी देना है, वो वैल्यू जिसके ऊपर आपको जीएसटी देना है वो है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए उन्होंने 3 रूल बनाए, 15(1), 15(2), 15(2) में कुछ सबसेक्शन खड़े किए, -15(3). सेक्शन 16, 17, 18 ये मेन आईटीसी के मेन 3 सेक्शन है। 18, 19, 20, 21 बकवास है। 22 लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 23 नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25 प्रोसीड्यूर, सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 27 स्पेशल प्रोविजन फॉर एनआरटीपी एंड सीटीपी, सेक्शन 28 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जब होता है तो आपको एप्लीकेशन करके अमेंडमेंट करवाना पड़ता है। सेक्शन 29 कैंसिलेशन, सेक्शन 30 रिवोकेशन, 31 इज योर बुक, 31 is a tax invoice, section 32 only registered person can collect the GST, 33 once you pay the GST you have to indicate the amount of GST in every document and invoice, section 34 is the debit note and credit note,
Section 36, 37 is going to be what? Section 36 and 37 is nothing. It's a very simple thing. That is books of account and GST audit. 38 is the GSTR 1, 39 is the GSTR 2, 38 is the GSTR, 37 is the GSTR 1, 38 is the GSTR 2. कोई काम नहीं है. सेक्शन 38 इररिलेवेंट हो चुका है, इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. सेक्शन 39 में रजिस्टर आपको जीएसटीआर 3B की बात की गई. सेक्शन 40 में फर्स्ट रिटर्न है. 41, 42, 43 काम का नहीं है. 44 में एनुअल रिटर्न है जिसे जीएसटीआर 9 कहते हैं. 45 में फाइनल रिटर्न है, जब बिजनेस बंद होता है तो उसको फाइल करते हैं. नाम ही है फाइनल रिटर्न, यानी कि जब बिजनेस बंद होगा तो फाइल करके घर चले जाओ, दैट इज जीएसटीआर 11. 46 है चिरकुट कोड नोटिस जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया. 47 में आपको फाइन और फीस देनी पड़ेगी. सेक्शन 48 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर है. सेक्शन 49 में पेमेंट और सेक्शन 50 में इंटरेस्ट है. जब मैं सेक्शन 7 में गया तो मैंने कहा देखो सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगता है. किसके ऊपर? गुड्स के ऊपर. गुड्स का मतलब एवरी मूवेबल आर्टिकल अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज. सर्विसेज का मतलब अदर देन गुड्स एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी कि मनी एंड सिक्योरिटीज नाइदर गुड्स और नॉट सर्विसेज. तो इन दोनों के ऊपर जीएसटी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. बाकी जितने मूवेबल आर्टिकल सारे के सारे गुड्स के डेफिनेशन में फॉल कर गए. जब भी मैं सप्लाई लेके आऊंगा तो दो कंपोनेंट जय और वीरू की बात करूंगा. इसमें जय वीरू कौन है? या करण अर्जुन की बात करूंगा. दो ही करण अर्जुन है. मेरे करण अर्जुन कौन? एक तो बिजनेस, दूसरा कंसिडरेशन. पहला बिजनेस, दूसरा कंसिडरेशन. जब बिजनेस और कंसिडरेशन ये दो कंपोनेंट्स को आपको याद रखना. अब आपके मन में आएगा बिजनेस और कंसिडरेशन एकदम. अभी मैं बिजनेस और कंसिडरेशन एक डेफिनेशन पोर्शन है, सेक्शन 2 का पार्ट है. ये सब ये जब अपने पीडीएफ देंगे तब हम वहां से पढ़ेंगे. पर बिजनेस का मतलब वही होता है, इन ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर, कंसर्न इन रिलेशन टू सच trade, commerce, manufacture, adventure, concern either carried on with a motive to earn a profit or not, any incidental or ancillary activity in relation to such business, everything is a business. Consideration may be monetary, may be non-monetary. तो ये कहते हैं ये जय वीरू या करण अर्जुन जो भी तुम्हें याद हो ये दोनों होने चाहिए. उन्होंने सप्लाई के चेन को तोड़ा. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी. ए में उन्होंने कहा एसटीडी बिल आ रही है. एसटीडी बिल आ रही है, सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस. ये जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी में दोनों कंपोनेंट्स का होना जरूरी है. इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस कंसिडरेशन. अगर दोनों होगा तो मैं सप्लाई बोलूंगा. 7(1)B कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस. ये कहता है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया. अच्छा सी, ये क्या है? सी कंसिडरेशन की बात करा. बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया. 7(1)C कहता है RBIPA. R for relative and distinct person, B for permanent disposal of business asset if ITC was taken earlier, C का I का मतलब import of service, P for principal, A for agent, and तब ये कहते हैं relative and distinct person. R का मतलब relative and distinct person, B का मतलब permanent disposal of business asset if ITC was taken earlier, import of service. अभी हम कहे थे import of service. 7(1) कहता है क्लासिफिकेशन, ये एक्टिविटी गुड्स है, ये एक्टिविटी सर्विसेज है. और 7(2) तो बहुत पावरफुल सेक्शन है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव लिस्ट. नेगेटिव लिस्ट का मतलब है कि इनके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे. तब मैंने कहा कि देखो 7(1) में दम नहीं है, उसमें तो एसटीडी बिल आ रही है, 2 मिनट में याद भी हो जाता. B+C. 7(1)B को देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस. इंपोर्ट ऑफ सर्विस में अब दो तरीके का इंपोर्ट हो गया. एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस बी में भी है और एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस सी में भी है, दोनों है. तो अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस में बी में तो नॉर्मल है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया तो खाली पैसा देखेगा. और 7(1)C होता है इंपोर्ट जो होगा वो रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ ही होना चाहिए. ठीक है, मैंने एक चार्ट बना के दिया. मैंने कहा देखो इंपोर्ट किया विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन. अगर जहां कंसिडरेशन दिख गया कि मैंने इंपोर्ट की उसके लिए मैंने $1,00,000 दिए, मैंने इंपोर्ट किया उसके लिए मैंने £5,000 दिए, तो जैसे ही कंसिडरेशन वाला वर्ड आया वैसे ही क्या हो गया? 7(1)B आ गया. क्योंकि 7(1)B में ये देखना ही नहीं है कि बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. 7(1)B में इंपोर्ट के समय केवल एक चीज देखना है आपको, अगर आपने उसको कुछ पेमेंट किया है सामने वाले को तो वो 7(1)B में सप्लाई मान लिया जाएगा. अच्छा, अब मुद्दा ये आएगा सर सप्लाई तो मान लिया, मैं तो रिसिपिएंट हूं, जो बंदा बैठा है यूएसए में बैठा हुआ है, और जो बंदा यूएसए में बैठा हुआ है वो सप्लायर है. जीएसटी कौन देगा सर? यूएसए वाला? नहीं, यहाँ पे जीएसटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. उल्टा जनरली कौन देता है? सप्लायर ही जीएसटी देता है. पर कभी कभी एक्ट ने कहा है कभी कभी उल्टा होता है. उल्टे को अपने बोलते हैं रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी. आरसीएम रिवर्स चार्ज. जनरली क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज. जो सप्लायर है वो जीएसटी देगा, पर कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे रिसिपिएंट जीएसटी देगा सरकार को. वो पहला है इंपोर्ट ऑफ सर्विस.
क्योंकि वो तो यूएसए में बैठा है, सरकार उसको क्यों पकड़ेगी? सरकार मेरा कॉलर पकड़ेगी, यानी तुमने इंपोर्ट किया ना, बोला हाँ चल जीएसटी मैं क्यों दूं? रिवर्स चेक मैकेनिज्म, रिसिपेंट को ही जीएसटी देना है। ओके, ये तो कंसिडरेशन की बात हो गई। अब आई बात नो कंसिडरेशन की, यानी कि कोई कंसिडरेशन नहीं है। तब अपने को दो पॉइंट देखना पड़ेगा, क्या रिलेटिव से या डिस्टिंक्ट पर्सन से या नॉन रिलेटिव से। बोलो नहीं नहीं नॉन रिलेटिव से। जब नॉन रिलेटिव भी नहीं है और कंसिडरेशन नहीं है तो बोलो गो टू हेल्प, तुम सप्लाई ही नहीं हो। पर अगर रिलेटिव से लेके गया तब बातें करेंगे, क्या बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड नहीं? बोला नहीं बिजनेस से तो रिलेटेड है, सारे कंडीशन गोटी सेट हो गई है। एक रिलेटिव से लाया, दूसरा बिजनेस पर्पस के लिए लाया, गोटी सेट हो गई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटिव एंड इन बिजनेस से रिलेटेड, तो उसको हम 7(1)(c) में डाल दिए। और अगर गोटी सेट नहीं हुई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटिव से तो लाया पर बिजनेस नहीं है, गोटी सेट नहीं हुई, तो उसको नॉट ए सप्लाई। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, केवल क्वेश्चन और कोई बात नहीं। अब सबके मन में आएगा कि सर रिलेटिव क्या और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या, ये दोनों आएंगे। क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए आपने बोला है कि रिलेटिव से लाना है, मैंने कहा एकदम लाना है, ठीक है ना। रिलेटिव डिस्टिंक्ट पर्सन, चलो इंपोर्ट ऑफ, ये इंपोर्ट में दिक्कत है नहीं क्योंकि कंसिडरेशन में तो सम खत्म हो जाता है, 2 मिनट में आंसर भी आ जाता है। पर यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटिव से है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन है ये रिलेटिव और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। चलिए पहले मैं तुम्हें रिलेटिव के बारे में बताता हूँ। रिलेटिव दो पार्टी है, एक है सप्लाई और एक रिसिपेंट, सप्लाई रिसिपेंट, तो दो पार्टी है। तो ये कहता है सच पर्सन, यहाँ सच पर्सन कौन है? सप्लायर एंड रिसिपेंट। सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ, ऑफिस और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। आइए, सच पर्सन आर ऑफिस और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। एक लाइन इसको देखो, मतलब इसे हम कहते हैं दो तरफा प्यार। ये दो तरफा प्यार, आप किसी से प्यार करते हो, गाना गाते हो, एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो मेरे यार, बकवास है। एक तरफा प्यार की कोई कीमत ही नहीं, इवन दो तरफा प्यार की भी कोई कीमत नहीं। बस पढ़ने के लिए पढ़ा रहा हूं दो तरफा प्यार। एक तरफा तो ऐसे भी गो टू हेल वाला सिचुएशन है, हेल ही है वो, और दो तरफा प्यार भी वही है। तो सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर वन अनदर बिजनेस, यानी कि मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपेंट हो। मेरी कंपनी में आप ऑफिसर या डायरेक्टर हो, उससे रिलेटिव नहीं बनेगा। आप मेरी कंपनी में ऑफिसर या डायरेक्टर और मैं भी आपकी कंपनी में ऑफिसर या डायरेक्टर हूं, दो तरफा प्यार, तभी हम रिलेटिव होंगे। इसलिए का वन अनदर बिजनेस, केवल आप, मैं आपके बिजनेस में ऑफिसर डायरेक्टर हूं नहीं चलेगा, मैं भी हूं और आप भी हैं। जब दो तरफा प्यार होगा तब हम कौन बन जाएंगे? रिलेटिव। आइए, सच पर्सन आर ऑफिसर डायरेक्टर वन अनदर बिजनेस। Such persons are legal partner of a firm. Such persons are legal partner of a firm. आप कौन हो? लीगल रिकॉग्नाइज पार्टनर हो आप लोग। अगर एक फर्म के हम और पार्टनर, सप्लायर और रिसिपेंट एक ही फर्म में पार्टनर है, लीगल पार्टनर, तो वो उसको क्या बोलेगा? डेफिनेशन।
सच पर्सन, यहां पे सच पर्सन का मतलब कौन है, एक सेकंड लिख देता हूं तो यहां सच पर्सन का मतलब है सप्लायर एंड रिसिपेंट। ठीक, सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटिव है। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी कि सप्लायर और रिसिपिएंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है। ओके सर, समझ गए, एकदम समझ गए। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। Such persons are member of the same family. Member of same family, यानी कि ध्यान से देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, पार्टनर, ऑफिसर डायरेक्टर, पर्सन मेंबर ऑफ फैमिली। अब क्वेश्चन यहां से आएगा, सर मेंबर ऑफ फैमिली में कौन कौन आएगा, बता देता हूं, अभी बताता हूं। मेंबर ऑफ फैमिली में कौन कौन आएगा, स्पाउस, चिल्ड्रन, स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो आ गया। इन दोनों वर्ड के आगे, इन दोनों वर्ड के आगे, इन दोनों वर्ड के आगे कोई डिपेंडेंसी वर्ड नहीं है, बोला नहीं। स्पाउस एंड चिल्ड्रन हो ही गया। डिपेंडेंट पेरेंट्स, कॉमा डिपेंडेंट ग्रैंड पेरेंट्स, यहां ग्रैंड पेरेंट्स को भी लिया गया है, ब्रदर एंड सिस्टर, ये सब मेरे कौन है, रिलेटिव है। फैमिली मेंबर मतलब रिलेटिव है। खत्म। और भी इसमें 3 पॉइंट आते हैं वेलकम मूवी से इंस्पायर होके, पर वो 3 अभी काम के नहीं है, इससे मैंने उनको डिस्कस नहीं किया। अभी तुमको एकदम कंठस्थ ये 4 ही काम के हैं, इन चारों को करके रखना है। सप्लायर एंड रिसोर्स, सच पर्सन्स कौन है, ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ ईच अदर बिजनेस। सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, सच पर्सन्स आर लीगल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, दे आर द मेंबर ऑफ ए सेम फैमिली, मेंबर ऑफ द सेम फैमिली में स्पाउस आ गया, चिल्ड्रन आ गए, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ये आ गए आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में। अब एक मुद्दा आता है डिस्टिंक्ट पर्सन। अब क्या मुद्दा आएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो यहां बीवी है, यहाँ कौन है, वीवी है, वीवी है यहाँ। आगे देखें, इन्होंने, वीवी ने क्या किया है, वेस्ट बंगाल जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है, यानी कि मैं रजिस्टर्ड हूं। वैशाली, मैं तुम्हारी कंपनी में ऑफिसर या डायरेक्टर हूं, मैं सप्लायर हूं और आप रिसिपेंट हो। वैशाली, वैशाली की कंपनी में सप्लायर ऑफिसर डायरेक्टर भी है और वैशाली भी मेरी कंपनी में ऑफिसर डायरेक्टर है, यानी कि 2 वे रिलेशन है। तब हम और आप रिलेटिव बन जाएंगे। वेस्ट बंगाल में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया और यहीं पे मेरा कोलकाता में मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। कोलकाता मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। ओके, बस आई गई हो गई। अब देखो,
देखो, वेस्ट बंगाल में है, वे भी वेस्ट बंगाल में। ये क्या है, मैंने नए नए प्लेस ऑफ बिजनेस खोले हैं, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है तो मैं अपने नए नए प्लेस ऑफ बिजनेस खोल रहा हूं। मैं नए नए प्लेस ऑफ बिजनेस खोल रहा हूं। तो मैंने कोलकाता में 2 खोल दिए, एक मैंने बिहार में खोला, यूपी में खोल लिया, पंजाब में भी खोला, JNK में खोला, MP में खोल लिया, MP में भी खोल लिया, और महाराष्ट्र में भी खोल लिया। मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा कि सर ये प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, और अब मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा कि मैं नया प्लेस ऑफ बिजनेस खोल रहा हूं, क्या करूं? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला कि सर आप रजिस्टर करवा लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैंने अपना सीए चेंज कर दिया। फिर मैंने अपने सीए से पूछा यार मैं एक नया प्लेस ऑफ बिजनेस खोला बंगाल में, क्या करूं? बोला रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, बिहार में नीतीश कुमार है, कोई जरूरत नहीं है, यूपी में तो बाबा है, तो रजिस्ट्रेशन करवा लो ना, डंडे पड़ जाएंगे, पंजाब में छोड़ दो, जम्मू एंड कश्मीर में करवा ही लो, MP में भी छोड़ दो, महाराष्ट्र में करवा लो। तो मैंने ये रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रजिस्ट्रेशन के सेक्शन क्या, सेक्शन 22 या 24 में मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। इसका इसका इम्पैक्ट क्या, देखो, मैंने फर्दर प्लेस ऑफ बिजनेस खोला, कोलकाता में ही खोला। ये सारे के सारे रजिस्ट्रेशन जो हैं, ये सारे रजिस्ट्रेशन जो हैं सेम पैन नंबर पे है, ठीक है ना। सारे के सारे रजिस्ट्रेशन क्या है, सेम पैन नंबर पे, वीवी के ही पैन नंबर पे, सेम पैन नंबर तो जरूरी है ना, पहला 10 डिजिट तो पैन नंबर, पहला 2 डिजिट स्टेट कोड होता है वो छोड़ दो, बाकी आपका 15 डिजिट का होता है। तो सेम पैन नंबर पे मैंने रजिस्टर करवा लिया। जैसे ही मैंने रजिस्टर करवाया, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोले क्या किया आप सर? बोला क्यों? बोला सेम स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत है? बोला मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा था। बोला आप बन गए DP, डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी कि मेरा ही ऑफिस है। देखो ये वाले जो ऑफिस है मेरी फैक्ट्री है, और जो मैंने कोलकाता में खोली है मेरा गोडाउन है, मेरे ही पैन नंबर पे मेरा ही ऑफिस और मेरा ही गोडाउन, पर GST उसे क्या ट्रीट कर रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट मतलब कोई दूसरा पर्सन हो आप। बोला है, मर गया? हाँ, अब तुम फैक्ट्री से गोडाउन में सामान लेके जाओगे तो डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। और डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ही क्या हो गया, आप डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ही हो गया अब आपको GST देना पड़ जाएगा। सेम स्टेट में था, कुछ नहीं कराया, बिहार में था, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया, यूपी में मैं डिस्टिंक्ट मतलब दूसरा बंदा, सेम पैन नंबर, मेरी ही दुकान, मेरा ही शोरूम, मेरी ही गोडाउन, पर GST डिपार्टमेंट क्या बोला है, तुम DP हो, डिस्टिंक्ट अलग पार्टी हो गई। अलग पार्टी का मतलब अगर मैं गोडाउन से दुकान में भी सप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी ही दुकान में सप्लाई करूंगा, डिस्टिंक्ट पर्सन है, पर डिस्टिंक्ट पर्सन होते GST लग जाएगा। ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन, ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन, ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन, ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन। कहने का मतलब क्या है, पूरे घटनाक्रम को देख लो, दिमाग में छाप लो, पूरे घटनाक्रम में सोच लो और तुम्हारे दिमाग में छाप लो कि विद इन द सेम स्टेट में, विद इन द सेम स्टेट में अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया अपने प्लेस ऑफ बिजनेस का तो मैं डिस्टिंक्ट पर्सन हूं, और नहीं कराया तो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हूं, मैंने सेम स्टेट। पर जैसे स्टेट चेंज होगा, मैं रजिस्ट्रेशन कराऊं या ना कराऊं, वो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हो जाएगा, मेरे लिए डिस्टिंक्ट पर्सन। यानी कि अदर स्टेट में खोलते ही डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन आ गई, चाहे मैं रजिस्टर कराऊं या मैं रजिस्टर ना कराऊं। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको सेक्शन 25(4) एंड 25(5) में मिलेगा। अब आप पूछ लो, कुछ पूछना है तो।
कोलकाता के नीचे लिखा है मैंने आसनसोल। बेटा आसनसोल एक जगह है, जैसे यूपी में भी बहुत सारी जगह ना। सेम स्टेट में अभय, सेम स्टेट में अभय, अगर मैं सेम स्टेट में अपने प्लेस ऑफ बिजनेस को अगर रजिस्टर करवा लेता हूं, वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा। और अगर सेम स्टेट में मैंने 5 ऑफिस खोल ली, 5 प्लेस ऑफ बिजनेस खोला, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बच जाऊंगा, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। तो गलती से भी सेम स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मत कराना। ऐसे भी रूल कहता है 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन। आप कई स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन कराओ ना। अब नहीं मैं सब ऑफिस का कराऊं, करा लो, कराओगे तो मर जाओगे, फिर डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा। आप कई बड़े अच्छे से मान्यवर है, मान्यवर का कोलकाता में फैक्ट्री है, मान्यवर के कोलकाता में 10 शोरूम भी हैं। अगर मान्यवर 10 शोरूम का रजिस्ट्रेशन सेपरेटली करा देता है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो बेचारा फैक्ट्री से मान्यवर अपने 10 दुकानों में लेके जाएगा शोरूम में, सब तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा, अपनी ही दुकान में सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इसलिए 1 स्टेट में सिंगल रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। क्यों? और मल्टीपल बिजनेस खोलो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम है, 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस खोल के रजिस्ट्रेशन मत कराओ, तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाओगे। सिंपल लॉजिक है। पर अगर आप फ्रेंचाइजी लोगे तो दूसरा नाम के दूसरे बंदे के, तब तो बेचारा रजिस्ट्रेशन कराएगा, काम हेल्प कर नहीं सकता मैं। पर जैसे ही स्टेट चेंज होगा, अब तुम रजिस्ट्रेशन करवाओ या ना करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे स्टेट में आपने जैसे ही प्लेस ऑफ बिजनेस खोला, वो ऐसे ही डिस्टिंक्ट दूसरा आदमी बन गया तुम्हारे लिए। अब वो तो भैया डीपी है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, उसको सप्लाई करोगे तो जीएसटी लगेगा। बोलो शिवम पांडे, तुम बोलो। पहला 2 एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखो, तो पहले 2 एग्जाम्पल में मैंने वेस्ट बंगाल को ही मुद्दा बनाया। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, एक को मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, दूसरे को नहीं कराया, सेम स्टेट था। जिसको रजिस्ट्रेशन कराया वो बेचारा डिस्टिंक्ट पर्सन बन गया, जिसको नहीं कराया नहीं किया। बाकी सारे स्टेट में तुम देखो, कोई में रजिस्टर है कोई में नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। नहीं, वो नारायण और शिवम पांडे कुछ बोल रहा था। इंटर स्टेट होते कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है विशाल। जैसे इंटर स्टेट सप्लाई करोगे ना, मैं वेस्ट बंगाल में हूं, जैसे मैं यूपी में सप्लाई करूंगा उसे इंटर स्टेट कहते हैं। इंटर स्टेट इज अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट, कराना ही पड़ेगा। कुछ पूछना है? चलिए वापस से बैकग्राउंड में आते हैं। देखो आगे 7 क्या कह रहा है, एसटीडी बिल आ रही है, बी प्लस सी, करण अर्जुन दोनों होने चाहिए। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन, करण होने से भी काम चलेगा, ठीक है ना। ये अपने नाम बिजनेस को डाल देते, चलो बिजनेस और कंसिडरेशन। फिर क्या कहता है शेड्यूल 1 सी, क्या कहता है रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन आर। बी फॉर परमानेंट डिस्पोजल, ये देखो लाइन, परमानेंट डिस्पोजल of business asset if ITC was taken early। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव इंपोर्ट ऑफ सर्विस में तो अब लफड़ा ही नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो याद हो गया, विद कंसिडरेशन होगा तो बी में डाल दूंगा, विदाउट कंसिडरेशन होगा तो चेक करूंगा रिलेटिव डिस्टिंक्ट पर्सन या नॉन रिलेटिव। नॉन रिलेटिव हुआ तो बोलूंगा गो टू हेल्प, और अगर रिलेटिव हुआ तो देखूंगा बिजनेस से है या नॉन बिजनेस है। बिजनेस है तो 7(1) में डाल दूंगा, नॉन बिजनेस है तो हटा दूंगा, क्योंकि बी है बोला मुझे सी चाहिए, सी है तो मुझे बी चाहिए। ऐसे भी याद कर सकते हो। दादा समझ नहीं आ रहा है, नेट ही नहीं चल रहा है। तो भाई नेट नहीं चल रहा है और तुम क्लास के बीच में बोल रहे समझ नहीं आया, तो मैं क्या करूं उसके लिए बताओ। हाउ कैन आई हेल्प, नेट जाके घर पे नेट ठीक कर लूं और फिर बीच बीच में तुम क्वेश्चन पूछते रहोगे। हाँ, ई कॉमर्स इज अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ई कॉमर्स ऑपरेटर इको। आगे बढ़े।
इनपुट ऑफ सर्विस भी हो गया, यस हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये रिलायंस है, ओके सर। उसके पास एक बिजनेस एसेट है, रिलायंस का एक बिजनेस एसेट में तो बिजनेस का यूज है। रिलायंस उस बिजनेस एसेट को डिस्पोज कर रहा है, इसे होता है डिस्पोजल, डिस्पोज कर रहा है, निकलो। डिस्पोज कर रहे हैं पैसे लेके, और बिना पैसे के, फ्री में। अगर पैसे लेके डिस्पोज कर रहा है, आंख बंद करके लिख लो 7(1)(a), सेल ट्रांसफर एक्सचेंज डिस्पोजल, HTD DD सेल ट्रांसफर डिस्पोजल, और B+C बिजनेस एसेट है तो B है, और C तो कंसिडरेशन 7(1)(a। बोलो, इसमें कोई डाउट? रिलायंस अपने बिजनेस एसेट को डिस्पोजल में लेके जा रहा है और पैसे लेके दे रहा है, तो मुद्दा ही खत्म हो गया, 7(1)(a। पर अगर रिलायंस विदाउट कंसिडरेशन कर रहा है, तब लफड़ा है। तब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम सबसे पहले क्या करोगे पता है बेटा? जो चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनना। तुम सीए हो, ऑडिट करने गए, पता चला रिलायंस ने एक एसेट को डिस्पोज कर दिया, पर फ्री में किया। फ्री में किया तो तुम उसको जाके पूछो अकाउंटेंट से, ए भाई तुमने जो एसेट डिस्पोज किया उसको परचेज कब किया था? बोला फलाना फलाना डेट को परचेज किया था। दिखाओ जर्नल एंट्री, दिखाओ जर्नल एंट्री, हाँ दिखाओ यार जर्नल एंट्री। देखो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री ऐसी है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 11 लाख, एसेट है 10 लाख का, प्लस जीएसटी है 1 लाख का। पर आपने बैलेंस शीट में एसेट को कितने में रिकॉर्ड किया? 10 लाख का। डिप्रिसिएशन कितना पे लोगे आप? पूरे पे लोगे, 11 लाख पे रिकॉर्ड किया आपने, यानी कि आपने टैक्स को कैपिटलाइज कर दिया। एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख पहला, क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक 11 लाख। यानी कि इस सिचुएशन में आपने एसेट को कितने में रिकॉर्ड किया? 10 लाख में। डिप्रिसिएशन कितने पे मिलेगा? 10 लाख पे। और आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना ले लिया? 11 लाख। क्योंकि अगर आप डिप्रिसिएशन लोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी लोगे तो डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जर्नल एंट्री से तुरंत पता चल गया आपको कि आपने क्रेडिट परचेज करते वक्त आपने क्रेडिट लिया था या नहीं लिया था। 2 सेकंड में आपको पता चल गया। तो आपने विदाउट कंसिडरेशन लिया, तो खाली तुमको क्या चेक करना है? ध्यान से देखो, आपको चेक करना है आईटीसी वॉज टेकन, इनपुट टैक्स क्रेडिट वॉज टेकन अर्लियर। ये तो वही बात हो गई, गर्लफ्रेंड को तुमने मोबाइल दिया, आईफोन दिया, रिचार्ज करा, गर्लफ्रेंड ने कहा ब्रेकअप, तुमने कहा मेरा आईफोन और रिचार्ज का पैसा वापस करो। तो आईटीसी वॉज टेकन अर्लियर, यानी कि जब आपने परचेज किया था, खाली आपको यह देखना है आईटीसी लिया था या नहीं लिया था आपने। तो आंसर आएगा यस सर, आईटीसी हमने लिया था। और तुमने आईटीसी लिया था? तुमने कहा नो। अगर तुमने आईटीसी लिया तो ये हो जाएगा 7(1)(c), आईटीसी नहीं लिया तो नॉट ए सप्लाई। यानी कि आईटीसी लेने की बेनिफिट लिया था तुमने, पहले बेनिफिट लिया, अब वो बेनिफिट को गवर्नमेंट कहता मुझे वापस करो। तो सिंपल एक लॉजिक से सोचो, दिया और लिया। पहले गवर्नमेंट ने आपको आईटीसी दिया था, इसलिए वो वापस उसको सप्लाई मान के वापस दे रहा है। गवर्नमेंट ने आपने आईटीसी नहीं लिया
आईटीसी नहीं लिया तो उसको सप्लाई नहीं मान रहे, लिया दिया का खेला हो रहा है। इसलिए वो कहता है परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। अगर आप किसी बिजनेस एसेट को पैसे से डिस्पोज करें तो 7(1) कोई डिस्कशन ही नहीं करना है। और विदाउट कंसिडरेशन करें तो वहां पे आपको देखना है क्या आपने पहले बेनिफिट लिया, बेनिफिट मतलब आईटीसी का बेनिफिट लिया, तो बोला हाँ तो लिया तो मुझे वापस कर, इससे उसको सप्लाई मान दिया 7(1) में, और नहीं लिया तो मुद्दा वहीं खत्म कर दिया। पूछ लीजिएगा। आप किस वैल्यू पे होगा, इसके लिए वैल्यूएशन रूल है, उसके लिए दोस्त वैल्यूएशन रूल है। और वैल्यूएशन रूल जो है वो बहुत टाइम है, ट्रांजैक्शन वैल्यू के बाद आता है, वैल्यूएशन रूल है। जब वैल्यू नहीं है तो उसके लिए वैल्यूएशन रूल बनाया गया, घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं, एसेट आप डिस्पोज नहीं कर सकते। क्यों देंगे वो बाद में बात करेंगे, क्यों देंगे कैसे देंगे वो बाद में बात करेंगे। ठीक है भाई, क्यों देंगे कैसे देंगे ये बाद में बात करेंगे, पहले तो ये बात करती है सप्लाई है या नहीं। अभी अपना दिमाग केवल सप्लाई पे। क्यों करेंगे, रास्ते में जा रहे हो किसी से धक्कर का, क्यों तुमने मारा, अरे पहले झमेला तो सुलटा ले, क्यों मारा, कैसे हुआ, गाड़ी कैसे धक्का मारी, ये सब क्वेश्चन बनते ही नहीं है ना। पहले तो बनते भैया ये सिचुएशन है, ये सब अगर कंसिडरेशन है बी में ले जाओ, कंसिडरेशन नहीं है तो चेक करना है आईटीसी लिया या नहीं लिया। अगर पहले आपने आईटीसी लिया है तो सरकार कहती है भैया सप्लाई है, अगर आपने पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं लिया है तो ये सप्लाई नहीं है। जैसे जब हम एचपी पढ़ते हैं तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड आता है। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड में सबसे पहले अपने क्या करते हो, डिजल आउट, यानी कि वो पैसा जो पहले सरकार ने डिजल आउट किया हम एडजस्ट करके बाकी पे टैक्स देते हैं। सेम वही तो बेनिफिट ही है ना। यहाँ पे आपने आईटीसी लिया मतलब बेनिफिट लिया। अगर आपने बेनिफिट लिया और उसी एसेट को आप डिस्पोज करो तो सरकार कहती है हमने आपको बेनिफिट दिया, आप भी हमको बेनिफिट दीजिए। बोलो अभी कुछ बोल रहे बेटा। अलीना, हर्ष, सुरजीत, नारायण। जनरल, ये तो अकाउंट से बेटा। जनरल एंट्री तो सिंपल है। सेकंड जनरल एंट्री, पहला जनरल एंट्री का मतलब एसेट अकाउंट टू बैंक। तुमने 10 लाख में एक एसेट को परचेज किया और उसके ऊपर 1 लाख का जीएसटी लगा, तो जीएसटी का अमाउंट को तुमने क्या किया, कॉस्ट में ही ऐड कर दिया। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस लाइन का मतलब है तुमने कोई क्रेडिट नहीं लिया, तुमने सीधा जो जीएसटी दिया वो भी तुमने एसेट की वैल्यू में दिखा दिया। तुमने बैलेंस शीट में एसेट कितने में दिखा, 11 लाख में। डिप्रिसिएशन आप किस पे ले रहे हो, तो बेटा 11 लाख पे। सिंपल है। ठीक। सेकंड जनरल एंट्री है कि आपने परचेज तो 10 लाख का किया और जीएसटी भी आपने, तो जीएसटी का आपने क्या लिया, जीएसटी का आप बोले मुझे क्रेडिट चाहिए, तो आपने जनरल एंट्री क्या पास की, एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, यानी कि बैलेंस शीट में एसेट कितने में गया, 10 लाख में। क्रेडिट रिसीवेबल, ये तो आप रिसीवेबल यानी कि आईटीसी आपने कितने का लिया, 1 लाख का, बैंक आपने 11 लाख का, यानी कि आपने जैसे आईटीसी लिया इस आईटीसी का बेनिफिट लोगे कि नहीं। ये जनरल एंट्री है। खाली जनरल एंट्री से तुमको ये पता चल गया कि जब मैंने एसेट परचेज किया था तो मैंने क्रेडिट लिया था या नहीं लिया था, तैयबा। बस इतनी सी जनरल एंट्री है मयंक एंड तैयबा, इतनी छोटी सी जनरल एंट्री है बच्चा।
खाली ये देखने के लिए कि जब तुमने परचेस किया था तो आईटीसी लिया या नहीं लिया, लिया या नहीं लिया। लिया तो एकदम जनरल एंट्री सिंपल पास होगी। कैसे, तुम सोचो ना, अब बैलेंस शीट में आप कितना लेके जा रहे हो, 10 लाख। और जब ऐसे, जब तुमने नहीं लिया था तो बैलेंस शीट में कितना लेके जा रहे हो, 11 लाख। डिप्रिसिएशन कितने पे ले रहे हो, 11 लाख, यानी कि जीएसटी के कंपोनेंट पे भी आप डिप्रिसिएशन ले रहे हो। पर जब आप क्रेडिट ले रहे हो तो आप डिप्रिसिएशन आप कितने पे ले रहे हो, 10 लाख, और 1 लाख का क्रेडिट ले रहे हो। देखो एक एक करके निकल गया। अभी कुछ पूछेगा बेटा? एसटीडी बिल आ रही है, एक्सेट्रा। दो कंपोनेंट्स होंगे, कारण अर्जुन दोनों आएंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कंसिडरेशन को चेक करेंगे, अगर है तो ठीक, नहीं है तो गोली मारो। 7(1)(c क्या कह रहा है, 7(1)(c क्या कह रहा है, रिलेटिव आरबीआईपी। एकदम एकदम याद कर लो, आरबीआईपी, आर फॉर रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। मेरे ख्याल से रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन तुम्हें याद हो गया होगा, ठीक है ना। बी, बी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट इफ आईटीसी वाज टेकन अर्लियर। अगर पहले आपने आईटीसी लिया है तो ये सप्लाई है, क्योंकि कंसिडरेशन तो है ही नहीं ना। क्योंकि अगर कंसिडरेशन होता डिस्पोजल में तो ए में ही डाल देते ना, क्योंकि यहाँ पे सी है, ए में ही डाल देते। कंसिडरेशन है तभी ये सारी बातें कर रहे हैं। अगर कंसिडरेशन नहीं है और आपने बिजनेस एसेट को आप डिस्पोज करते हो, खाली एक ही चीज देखना है, परचेज करते हो क्या आपने आईटीसी लिया था, लिया था, तब तो यहाँ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। अब हमारा आ गया प्रिंसिपल एंड एजेंट। ऐसा मत बोलो आग लगा दी, अभी किसी का मैसेज आएगा, बटरिंग कर रहे हो, अभी आ जाएगा तुरंत मैसेज, ऐसा मत लिखो, बस पढ़ाई करो, ठीक है ना। नहीं तो अभी मैसेज करेगा बटरिंग कर रहा है क्या। नेक्स्ट, अब पीए देखो, ये पी है, ये ए है, और ये सी है, ठीक है। पी, ए और सी, समझ गया। पी, ए और सी, प्रिंसिपल, एजेंट, वन एंड टू। पी, ए, प्रिंसिपल, एजेंट, एजेंट, देखो कहाँ गया। मैंने, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया तो टैक्स इनवॉइस रेस करेगा। सेकंड सिचुएशन में भी टैक्स इनवॉइस तो रेस करेगा। ये इनवॉइस किस नाम पे होगा, वीवी के नाम पे। मैं इशू कर रहा हूं तो वीवी के नाम पे, मैं इशू कर रहा हूं तो वीवी के नाम पे, ठीक है ना। प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई कर दिया,
कंसिडरेशन तो होता नहीं, प्रिंसिपल एजेंट में कंसिडरेशन तो बाद में आता है। ये कम कंज्यूमर। अब जब एजेंट कंज्यूमर को सप्लाई करेगा, वहां पे भी तो टैक्स इनवॉइस तो रेस करेगा ही ना, क्योंकि बिना टैक्स इनवॉइस के तो सप्लाई नहीं होगी। बोला खाली एक चीज देख लेना, ये किसके नाम पे, बोला वीवी के ही नाम का इनवॉइस है। ये किसके नाम का है, एजेंट ने अपने नाम का किया। ओके, इससे क्या पता चला, ये भी एक सप्लाई है वन, ये सप्लाई P2C है, ये भी एक सप्लाई है, और ये सप्लाई P2A है, एंड देन A2C। दैट्स ऑल। तुमको तो सब कुछ आता है नारायण, फिर क्लास क्यों कर रहे हो बेटा? यू नो एवरीथिंग, देन व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हाँ, एक चीज और, अपना जो स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप है, स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप है ना, उस ग्रुप में आज की क्लास के बाद मैं उस ग्रुप का पार्ट नहीं रहूंगा। ठीक है, आप लोग का जो भी डिस्कशन होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मैं कम्युनिटी में डालूंगा। ठीक, अगर कोई आपको दिक्कत हो, अगर दिक्कत होती नहीं, कोई दिक्कत अगर आपको होगी तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, उस ग्रुप का मैं पार्ट नहीं रहूंगा, मैं ऐड कर दूं। उसमें कोई भी दिक्कत हो, टेक्निकल दिक्कत हो, प्रवीण सर को फोन कर लेना, प्रवीण सर का नंबर उसमें है। मैं जो भी क्लासेस का जो भी शेड्यूल होगा, कैसा भी होगा, मैं कम्युनिटी में डालूंगा। कम्युनिटी में डालने का मतलब तो सबको कम्युनिटी में वहां से दिख जाएगा। टाइप कर रहा हूँ। अच्छा, टाइप कर रहा है, अरे बाप रे बाप, खतरनाक है तू। नोट्स नहीं बना रहा है बेटा, ध्यान से सुन। बेकार में पर क्या होता है ना बेटा, आप लोगों के ग्रुप में डिस्कशन होता है, बच्चों का आपस में डिस्कशन होता है, तो उस डिस्कशन का मैं पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ। आदमी खुल के अपनी बातों का अभिव्यक्ति को नहीं रखता है। व्हेन टीचर इन द ग्रुप, देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। सो अभिव्यक्ति नहीं होती है, बच्चा अपने मन से कुछ नहीं बोलता, फिर वो लोग आपस में बात करते हैं, इज बेटर है। उसमें ना मेरा काम भी नहीं, उस ग्रुप में मेरा क्या काम, नाम ही उसका स्टूडेंट डिस्कशन, तो स्टूडेंट का डिस्कशन होगा ना, वाई आई विल बी द ग्रुप। एंड इतना फालतू का टाइम थोड़ी है कि एक एक क्वेरीज का मैं जवाब देता रहूं, ग्रुप देखता रहूं। इट्स बेटर, मुझे जो भी क्लास होगी, आपको क्लास का शेड्यूल पता है, कैंसिल होगी तो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा। बस मैंने ये यही डिसाइड किया और यही होगा। अरे नहीं, चल अब हम लोग चलते हैं। क्या होता है ना, मेरे संग प्रॉब्लम क्या है पता है तैयबा, मेरे से एक प्रॉब्लम है। तुम तो अभी अभी नहीं आए, ये लोग तो बहुत दिन से पढ़े, पर इनको अभी तक समझ में नहीं आया। मेरे संग एक प्रॉब्लम है, मुझे अगर छोटी सी बात खराब लगती है ना, मेरे दिल को चुभती है। और ये मेरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मेरी लाइफ का, मेरी लाइफ का सबसे नेगेटिव पॉइंट है। और मैं कभी कभी इन चीजों को लेकर इतना अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ ना, मुझे लगता है व्हाई आई मीन आई एम हियर। छोटी सी बात भी मुझे तकलीफ देती है, क्योंकि मैं जल्दी से किसी को तकलीफ देता नहीं। मेरे पर जरूरी नहीं कि आप जैसे हो वैसे सब कोई होंगे, जो दुनिया में पॉसिबल है, 5 फिंगर बराबर नहीं होती। मैंने अपनी लाइफ में किसी को तकलीफ नहीं दी। मैंने एक छोटे से जीव को भी अगर मुझे दिख गया तो मैं उसे उठा के किनारे में रख देता हूँ। छोटा सा एक चींटी भी मिलती है ना, तो मैं उसे उठा के किनारे में रखता हूँ। मुझे लगता है यार ये एक छोटा सा जीव है, एक छोटी सी आत्मा है, इसको भी अगर मेरे पांव के नीचे से चली जाएगी तो आज नहीं तो कल मुझे इन भविष्य में इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसे मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सिद्धांत मान के, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। मेरी, हाँ मैं डांट देता हूँ, अपना समझ कर डांट लेता हूँ, प्यार कर लेता हूँ, वो अलग बात है, पर मैं किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ। और मेरे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, कोई बात अब माँ भी कुछ बोल देती है ना, तो 1 सेकंड के लिए बोल देते तो मुझे तकलीफ हो जाती है, हो जाती है। माँ बोलने से किसी को तकलीफ होती है? नहीं होती, मुझे होती है। कि क्यों बोला? मैंने तो कभी आज तक मम्मी को ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी मैंने उनको ये भी नहीं बोला। अगर खाना खाने बैठा हूँ, 2 घंटे बाद भी खाना आ रहा है, तो मैंने आज तक कभी ये नहीं बोला कि मम्मी तुमने खाना क्यों नहीं दिया। ठीक है, मम्मी ने बोला देगी तो घंटे भर बाद देगी या 2 घंटे बाद देगी। हो सकता है मम्मी काम कर रही हो, भूल गई हो सकता है। तो मेरे में ये कैरेक्टर बहुत ही गंदा है। ठीक है ना, फिर मम्मी गुस्सा करती है कि तुम बोला क्यों नहीं, मैं भूल गई तो क्या हो गया। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको जब याद आया तुम दे दोगे। मेरे कौन सा ऐसा हो रहा है कि मुझे फ्लाइट पकड़नी है और मैं विदेश जा रहा हूं कि तुमको तुम्हारे काम के बीच में मैं डिस्टर्ब करके तुमको बोलूं। मैं दिन में एक बार चाय पीता हूँ तो एक बार भी मैं सोच के पीता हूँ, देख लेता हूँ काम तो नहीं कर रहा है ना कोई, सब कोई घर में फ्री है ना, तब जाके मैं बोलता हूँ अच्छा मेरे लिए एक चाय बना दो।
आई हैव दैट टेंडेंसी, आई नेवर गिव एनी टाइप ऑफ पेन टू एनीवन। अगर हो सके, और मैंने अपनी लाइफ में सारे पेन लिए हैं, अपने पूरे फैमिली का पेन लिया है, सबका पेन लिया है, तो वो चीजें चीजें थे, समटाइम्स आई फील बैड। तो आई डोंट वांट, आई वांट ए फ्री लाइफ, आई वांट। तो अभी मुझे जीएसटी का बैच चालू हो गया, अब मुझे एकदम फ्री होके पढ़ना है। आई डोंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ इन एनी कॉस्ट, एंड टुडे आई हैव सेकंड बैच। ठीक है ना? तो छोटी मोटी बातें हैं, तो आई जस्ट डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। ठीक है ना? अब जब मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा तो मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। तो आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। अभी मेरे पास 5 महीने हैं, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने। 4 महीने मेरे को फुल कंसंट्रेशन देना है। अप्रैल इज अ बॉम्बार्डिंग मंथ, उसमें बहुत देना है। आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फॉर ए सिंगल सेकेंड ऑफ टाइम, दैट्स वाई। इसलिए मैंने कहा कोई भी दिक्कत हो मुझसे डायरेक्टली डीएम पूछ लेना, कैसा भी हो। उलझुल चीजों के लिए मत मेरे को डीएम करना। कोई भी पर्सनल दिक्कत हो मुझे डीएम कर लेना, या अगर नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना, भैया एक बार बात करनी है, दैट्स ऑल। चले, अब पूरे घटनाक्रम को क्या समझ में आया? पूरे घटनाक्रम से एक छोटी सी बात समझ में आई। क्या समझ में आया? ठीक से देखो। देख भाई, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, इनवॉइस रेस किया। इनवॉइस बिना तो कुछ होगा ही नहीं। किसके नाम पे किया मैंने? मेरा एजेंट कौन? ए फॉर अभय। अभय को मैंने टैक्स इनवॉइस रेस किया। जब मैंने अभय को टैक्स इनवॉइस रेस कर दिया, तो किसके नाम पे? विक्रम बियानी के नाम पे। अभय ने वो फर्दर सप्लाई किया, तो फर्दर सप्लाई है ना, मैंने सप्लाई की, ये फर्दर सप्लाई कर दिया। फर्दर सप्लाई कंज्यूमर को किया, सी फॉर कंज्यूमर। तो उसने, अभय ने जो इनवॉइस, इनवॉइस वहां भी जाएगा। अभय ने कोई नया इनवॉइस नहीं बनाया, बीवी का ही इनवॉइस कंज्यूमर को चिपका दिया। तब अब सोचो, यानी कि जो एजेंट अभय है, ये खाली कमीशन खाने के लिए बैठा हुआ है। तो इस केस में जो सप्लाई होगी वो प्रिंसिपल टू एजेंट नहीं है, इस केस में सप्लाई सीधी सीधी क्या है? प्रिंसिपल टू कंज्यूमर है। क्या है? प्रिंसिपल टू कंज्यूमर। पर सेकंड केस देखो, प्रिंसिपल ने अभय को दिया एजेंट, ठीक, एजेंट अपने नाम का इनवॉइस, एजेंट ने यानी कि अभय ने जब कंज्यूमर को सप्लाई की तो अपने नाम का दिया इनवॉइस। इनवॉइस इनवॉइस अगर रेज कर रहा है, इसका मतलब तो बड़ा बात है। इस केस में जैसे फर्दर सप्लाई में एजेंट नया इनवॉइस रेज करता अपने नाम का, तब यह सप्लाई क्या होती है? पहला पार्ट प्रिंसिपल टू एजेंट, ये भी एक सप्लाई है। ये कहां जाएगा? 7(1)(c) में जाएगा। और एजेंट टू कंज्यूमर, ये तो बेटा सिंपल सी बात है, कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो प्रिंसिपल टू एजेंट टू सेकंड पार्ट में सप्लाई, प्रिंसिपल टू एजेंट एक सप्लाई है, और एजेंट टू कंज्यूमर एक सप्लाई है। अब बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। जल्दी बोलो, 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 जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। तैयार हो? अब एक एक करके देखो तुम कहां कहां चले गए। 7(1)(a) एसटीडी बिल आ रही है, 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विस, 7(1)(c) देखो तुमको पता ही नहीं चला, सप्लाई चैप्टर टॉपिक खत्म हो गया, सप्लाई चैप्टर खत्म हो गया। रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, B for permanent disposal of business asset if ITC was taken earlier, I for import of service, principal to agent, agent to principal। लॉटरी लग गई भैया, लॉटरी लग गई। देखो
कितना टाइम लगा सप्लाई टॉपिक पढ़ने पे? हैं? मैं आपको वादा कर सकता हूं, एक दिन भी आपको रटना नहीं है। जो क्वेश्चन देखोगे, देख के आंसर कर लोगे, ये गारंटी मेरी। क्योंकि अभी आप कॉन्सेप्ट हो, आप इसके बाद 100 पेज भी पढ़ लोगे ना, 100 पेज होगा, ये अपनी मैट में ही 100 पेज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 पेज भी पढ़ लोगे, घूम फिर के पृथ्वी गोल है, फंसोगे यहीं पे। 71A एसटीडी बेल आ रही है B+C, 71B इंपोर्ट ऑफ सर्विस ओनली सी, फिर 71C वो बोलता RBI-PA, ठीक है ना, RBI-PA ओनली बी, और 71A है क्लासिफिकेशन। सप्लाई खत्म हो गया, अब तो ये क्लासिफिकेशन है कि भैया ये गुड्स है या सर्विस है। बच्चा भी बता देगा देख के कि गुड्स है या सर्विस है। हाँ, कौन सा अभी बेटा दादा? A to C, A to C देखो, देख अभी मैं हूं प्रिंसिपल, मैंने अभय को सप्लाई की, तो जो टैक्स इनवॉइस रेज किया मैंने, टैक्स इनवॉइस जो रेज किया मैंने मेरे नाम का किया। अभय ने कंज्यूमर यानी कि तुमको सप्लाई की, मान लो तुम कंज्यूमर हो, जब अभय कंज्यूमर को सप्लाई कर, जस्ट फॉर एग्जांपल देखो ना, मारुति उद्योग की फैक्ट्री गुड़गांव में है। बोला हाँ सर, गुड़गांव में मारुति उद्योग की फैक्ट्री है। गुड़गांव की फैक्ट्री से गाड़ी निकलेगी, 100 गाड़ी निकली। बोला हाँ सर निकली। 100 गाड़ी में 50 गाड़ी कहाँ गई? एक ए शोरूम में और दूसरा बी शोरूम में। एजेंट ही तो हुआ, शोरूम है एजेंट है। पर तुम एक चीज देखो, जब शोरूम वाला इनवॉइस रेज करता है तो क्या मारुति उद्योग के नाम पे करता है? नहीं, ABC शोरूम, CD शोरूम करता है ना। मारुति उद्योग अपना टैक्स इनवॉइस शोरूम को इश्यू करती है। शोरूम जब गाड़ी बेचता है तो शोरूम अपना इनवॉइस इशू करता है कि नहीं? यानी कि उस केस में मारुति उद्योग टू डीलर ऑफ द कार एक इनवॉइस रेज हुआ मारुति उद्योग के नाम पे। डीलर जब कंज्यूमर को गाड़ी बेच रहा है तो वो अपना डीलर अपने नाम का इनवॉइस रेज करता है। यानी कि मारुति उद्योग टू डीलर एक सप्लाई है और डीलर टू कंज्यूमर एक सप्लाई है। ऐसे समझो ना, एकदम रियल लाइफ में चले जाओ। सबसे अच्छा एग्जांपल तुमको दे दिया, सबसे अच्छा एग्जांपल दे दिया तुमको लाइफ का। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल तो इसी पे चलता ही है पूरा। क्या विशाल? मैंने देखा नहीं बच्चा, एक सेकंड बेटा। विशाल P2C में, P2C, P2, P2 कहाँ गया यार? ऐसे P2C प्रिंसिपल। अब यहाँ बीच में जो पहला वाला सिचुएशन में तुम देखो विशाल, ये जो ए है ना, ये खाली कमीशन और ब्रोकरेज, खाली दलाली थाने का काम कर रहा है। तो इस केस में कोई इनवॉइस तो सेम है ना, वीबी का ही तो इनवॉइस दोनों रेस कर रहा है ना, मैं भी अपने नाम का कर रहा हूं, वो भी मेरा ही इनवॉइस कर रहा है। तो ए खाली क्या है, एक इंटरमीडिएट है, शांति से बैठा है। इसलिए ये जो सप्लाई है ना, ये सीधा प्रिंसिपल टू कंज्यूमर की सप्लाई है, इसमें एजेंट का कोई काम नहीं है। अभी तुम इनपुट में क्यों जाते हो विशाल? तुम लोग इतने बड़े थोड़ी हो गए हो यार, तुम लोग अचानक इनपुट में चले जाते हो। तुम लोग का सारा क्या, तुम लोग इंसेक्ट आ गया क्या? जिंदगी में पहले ये नहीं सीखा कि पैर कैसे बढ़ाना है? छोटा बच्चा 6 महीने का क्रॉल कर रहा है, उसको बोल रहा है तुम मैराथन में दौड़ो। ऐसी कैसी बातें करते हो तुम लोग? सीधा इनपुट का क्वेश्चन क्यों पूछते हो? सप्लाई का समझो ना, सप्लाई है कि नहीं है। तुम्हारे जो सोच इनपुट के, वो इनपुट नहीं है। अभी बहुत टाइम है इनपुट सीखने के लिए। अरे इनपुट कौन है भाई? तुम क्या सोचे इनपुट? हाथी घोड़ा मन एकदम चिल्टू वाला लॉजिन से क्या, ऑरेंज वाला मुंह में खोला और रैपर डाल लिया पेट में। बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। लास्ट चैप्टर है आईटीसी, सब जीएसटी सब पढ़ा के मैं आईटीसी में आऊंगा, पूरा जीएसटी सिखाऊंगा पहले, तब जाके आएगा। ठीक है, कड़ी सप्लाई अभी करना। आगे बढ़ो। चल, और कुछ पूछना है? अब हम पहुंच गए कहां? 7(1)(a। अच्छा, एक चीज तुमने देखा, एक चीज बताओ तो दोस्त, इसको डीम्ड सप्लाई क्यों बोलते, समझ में आया? डीम्ड सप्लाई, रियल में कुछ बिक नहीं रहा है, रियल में कुछ बिक नहीं रहा है, फिर भी हम इसे सप्लाई मान रहे हैं। जमीन के नीचे, माने पांव के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी अपने आप को समझ रहे हैं राजा। तो वही वाली हालत यहां पे है। 7(1)(a ये क्या चीज का सेक्शन है?
क्लासिफिकेशन का है कि गुड्स है, यहां पे दिमाग मत लगाना, खाली दिमाग लगाना कि गुड्स है और ये सर्विसेज है और कुछ नहीं। ये कंसिडरेशन विदाउट कंसिडर आईटीसी वीटीसी के तो बात ही मत करना, खाली ये पता है गुड्स हाँ या नहीं, बस एक ही है, गुड्स हाँ या ना। यहाँ पे 4 आइटम ऐसे हैं जो गुड्स के बारे में बताएंगे और यहाँ पे सर्विसेज के लिए बात होगी। तो चलिए, तो क्लासिफिकेशन में 4 और 6 ये सब एंट्री है, पारा है, पारा 1, पारा 2, पारा 3, पारा 4, पारा 5, पारा 6। वो पारा पारा मैं बोल नहीं रहा हूं, वो अलग बात है, पर ये सारे पारा है। चलिए, गुड्स में स्टार्ट कर रहा हूं 1, ध्यान से देखना। मैंने वर्ड यूज किया ट्रांसफर, मैंने क्या वर्ड यूज किया? ट्रांसफर। बोला अच्छा, ट्रांसफर वर्ड यूज किया? हाँ, ट्रांसफर वर्ड यूज किया। एक ट्रांसफर हो गया पहला, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। आपने टाइटल दे दी, बच्चा भी जानता है, कॉमर्स का स्टूडेंट इस स्टेज में आके समझ जाता है। ये कैलकुलेटर अगर मैं तुमको बेच दूं, मान लो मैं निकुंज को ये कैलकुलेटर अगर बेच देता हूं, मैंने बेच देता, सॉरी मैं दे देता हूं और टाइटल दे निकुंज के नाम का कर देता हूं, तो बच्चा भी जानता है कि सर जी ये गुड्स है। बोलिए सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मैंने ट्रांसपोर्ट टाइटल ही आपने कर दिया। या फिर ट्रांसफर ऑफ राइट। मैंने कहा सुनो, कैलकुलेटर लो, यूज करके वापस दे देना, लो 4-5 दिन यूज करके दे देना। यूज करके दे रहा, टाइटल नहीं दिया, खाली वो दिया, तो बच्चा भी जानता है सर्विसेज। यस सर, सर्विसेज है। नेक्स्ट, अब डिफर्ड ट्रांसफर, जैसे हायर परचेस। डिफर्ड ट्रांसफर, मैंने तुमको सामान दे दिया, मैं टाइटल कब दूंगा? 12 इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद, 6 इंस्टॉलमेंट के। टाइटल नहीं दे रहा, अभी तुमको खाली राइट दे रहा हूं। टाइटल कब दूंगा? जब तुम मेरा पूरा पेमेंट कर दोगे तब टाइटल दूंगा। तो मिक्स हो गया, राइट भी है टाइटल में, पर टाइटल बाद में है, उसके बावजूद भी क्या है? गुड्स। बोलो, आप समझ गए? खाली यहाँ क्या देखना है, यही पता लगाना है कि जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूं गुड्स है या सर्विसेज है। कोई डाउट? पॉइंट नंबर 2 तो बहुत ही इजी है, कुछ सीखने लायक ही नहीं है इसमें। लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग में आप क्या करोगे? लॉजिक से सोचो। तो लैंड बिल्डिंग आप लीज पे दे दिए, बोला हाँ सर। टेनेंसी दे दिया, रेंटिंग हो गया, बोला हाँ सर। ये हमेशा से क्या होगा? इसे सर्विसेज ही बोलेंगे, गुड्स ही रहेगा। कुछ जिस दिन से तुमने दिया वो गुड्स ही हो गया, 12 महीने बाद होगा वो गुड्स की कैटेगरी है। पहले कोई सर्विस और बाद में गुड्स थोड़ी होता है।
मैं जब अपने इनवॉइस रेज करूंगा तो मैं तो फुल वैल्यू पे इनवॉइस रेज करूंगा ना, हायर परचेज पे। मैं तो सेल ऑफ गुड्स ही दिखाऊंगा ना। वो अलग बात है टाइटल में 12 के बाद दूंगा, पर दिखाऊंगा तो सेल ऑफ गुड्स। अकाउंट्स में क्या है, हायर परचेज। टेनेंसी और रेंटिंग। रेंटिंग जो होती है ना, एक लिमिटेड पीरियड की होती है बेटा। रेंटिंग 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनता है, रेंट एग्रीमेंट। टेनेंसी लॉन्गर पीरियड की होती है, लीजिंग उससे भी लॉन्गर पीरियड की होती है। हायर परचेज का मतलब अकाउंट्स में आपके सर ने क्या सिखाया दीदी? आपके टीचर ने हायर परचेज में सिखाया होगा ना कि जब मैं 1 लाख का सामान हायर परचेज में बेच रहा हूँ, तो दुकानदार जो इनवॉइस रेज करेगा वो हायर परचेज में वो 1 लाख प्लस इंटरेस्ट चार्ज करके बेचेगा। उतना वो वैल्यू दिखाएगा, उसको 12 इंस्टॉलमेंट में बांट देगा। और रूल बुक के हिसाब से जब तक आप पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे, मैं टाइटल नहीं दूंगा, पोजेशन आपको दे दूंगा, आप ले जाओ फ्रिज को यूज करो, परमानेंट राइट आपका है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो वो सेल ऑफ गुड्स ही हुआ ना। आप बोल सकते हो सर टाइटल नहीं दी, टाइटल तो बाद में जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? टाइटल तो आप ही को जानी है ना। हायर परचेज तुम लोग पूछोगे, एक्सपेक्टेड नहीं था। जो नहीं पूछ रहा थी वो पूछा है, भगवान बचाए। चाकू वाला आधार करा लो, बीबी जी कपड़े धुलवा लो। ऐसे कई बार रास्ते में लोग चलते हुए मिलेंगे तुमको, कई लोग मिलेंगे आपको, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट। और चाकू वाला धार करा लो, आप धार कराने जाओगे, चाकू आपका होगा, धार करने का मशीन मेरी होगी, तो मैं दूसरों के सामान पे ट्रीटमेंट कर रहा हूं। ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड किया मैंने। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ठीक है ना, अप्लाइड किया, अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स। दूसरे के सामान के ऊपर मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट किया? वो चाकू तुम्हारा, मशीन मेरी, धार कर दूंगा, दूसरों के सामान पर प्रोसेस कर रहा हूं, तो सबको पता है ये क्या होगा, सर्विसेज। कप जैसे ड्राई क्लीनर के जाओगे, कपड़े तुम्हारे होंगे, साफ करके दे देगा, सर्विस। पाराफोर, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलायंस के पास बिजनेस एसेट है, मान लो गाड़ी है, बिजनेस एसेट में गाड़ी भी हो सकती है, हो ही सकती है गाड़ी, जिसपे वो डिप्रिसिएशन क्लेम कराने के बिजनेस का एसेट है। बोला हाँ सर बिजनेस का एसेट है। तो रिलायंस के पास बिजनेस एसेट है, और रिलायंस उनको क्या कर रहा है ये देखने वाली बात है। 1 2 3, ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ बिजनेस एसेट। कंपनी ने अपने एसेट को ट्रांसफर डिस्पोज कर दिया, गुड्स, पहले गुड्स। अब तुम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विद कंसिडरेशन क्या है, विदाउट कंसिडरेशन किया, ये तो प्रूव हो गया गुड्स है। अब तुम्हारा क्वेश्चन इसके बाद आ सकता है, विद कंसिडरेशन क्या या विदाउट कंसिडरेशन क्या। बेटा विद कंसिडरेशन करेगा तो 7(1) में ले जाएंगे, और विदाउट कंसिडरेशन करेगा तो देखेंगे ITC और स्टेकन लिए। यहां से तो आगे जाते हैं ना, ये वो पड़ाव है जहां पे ये समझा जाता है गुड्स और सर्विस। इसके बाद आप जो भी पूछना है वो 7(1) A B और C में चला जाएगा।
ये जॉब वर्क है बेटा, जॉब वर्क। हाँ जॉब वर्क। तो पहले तो अभी मैंने क्या कहा, अभी अपने को ये नहीं समझना वो 7(1) है या बी है, वो सब याद हो गया। एसटीडी बिल आ रही है बी प्लस सी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बी है तो सी चाहिए अपने को, 7(1) सी है तो बी चाहिए, आरबीआई पीओ से याद हो गया। अभी तो खाली अपने देख रहे हैं गुड्स है या सर्विसेज है। ट्रांसफर क्या लिखा, डिस्पोज ऑफ बिजनेस एसेट, या फिर कंपनी के किसी एम्प्लॉय की बेटी की शादी थी, कंपनी के किसी एम्प्लॉय या डायरेक्टर की बेटी की शादी थी, कंपनी रिलायंस ने कहा अपनी कंपनी की 10-12 गाड़ियां जो बेटी की शादी में से यूज को ले जा बारातियों के लिए, तो आपने प्राइवेट यूज के लिए दे दिया, प्राइवेट यूज ऑफ बिजनेस एसेट, ले जाओ अपनी बेटी की शादी में बारातियों के लिए से यूज करो, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा लो, प्राइवेट यूज के लिए किसी को दिया। तो लॉजिक की बात है, ये सर्विसेज है, आंख बंद करके। प्राइवेट यूज ऑफ बिजनेस एसेट। अब मैं एक बिजनेसमैन हूं, बोले ठीक है मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने अपना बिजनेस बंद करना है, बोला मैं आप बिजनेस नहीं करूंगा। पर्सन हु सीज टू, बोला मैं और बिजनेस नहीं करा, तो टू बी टैक्सेबल पर्सन, सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, यानी कि मैं पहले रजिस्टर्ड था, मैंने कहा मैं रजिस्ट्रेशन अपना विड्रॉ कर रहा हूं और धंधा उंधा करने का मन नहीं है, आपने अपने बिजनेस को बंद कर दिया या आपने रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करवा लिया अपना। तो ये कब होता है, ये होता है बेसिकली कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने अपने आप को जीएसटी से तड़ी पार कर दिया और ना, और मुझे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, या फिर आपने बिजनेस ही बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद कर दिया। तो अब एक सिंपल सी बात सोचो, जितने बड़े हो गए हो, बुद्धिमान हो, जब बिजनेस मैंने पूरा का पूरा कंप्लीटली शट डाउन कर दिया, मैंने बिजनेस को शट डाउन कर दिया या कैंसिल कर दिया, तो जिस दिन मैंने ये किया होगा उस दिन मेरे पास एसेट तो होंगे, मेरे बैलेंस शीट में एसेट खड़े हुए हैं, बोला हाँ सर एकदम खड़े हुए हैं, ठीक है। तब डिपार्टमेंट क्या बोलता है, तब डिपार्टमेंट बोलता है कि जो एसेट आपके खड़े हैं ना, हम मान लेंगे वो गुड्स है, क्या मान लेंगे हम, वो गुड्स है, और उसके बाद मैं सप्लाई में भी इसको ट्रीट करूंगा। इस दिन, जिस दिन आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, जिस दिन अपना बिजनेस बंद करेंगे, उस दिन आपके पास एसेट होंगे, स्टॉक में डब्ल्यूआईपी होगा, फिनिश गुड्स होगा और एसेट होंगे, तो मैं उस एसेट को गुड्स मानूंगा, बाद में मैं आगे जाके 7(1)A 7(1)B और 7(1)C में जाऊंगा। कैसे जाओगे सर, क्यों 7(1)C में नहीं जा सकता, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट डीम सप्लाई बोल के मैं आपके संग बदमाशी करूंगा। यानी कि अगर आप बिजनेस को बंद करते हैं, तो जिस दिन आप बिजनेस को बंद करते उस दिन आपके पास जो भी एसेट है उसको गुड्स मान लिया, डिपार्टमेंट ने क्या मान लिया, गुड्स। अब डिपार्टमेंट के हाथ में बाजी चली गई, अब वो सप्लाई में कैसे जीएसटी लगाए वो उसका प्रॉब्लम है। खतरनाक खतरनाक, ये पॉइंट सबसे खतरनाक है, याद रखना। मैंने कैसे कैसे डिपार्टमेंट पकड़ा है कि अब तो बिजनेस बंद करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि आपने बिजनेस बंद किया तो जिस दिन बंद करोगे आपके बैलेंस शीट में ऐसे खड़े रहेंगे, उसको मैं गुड्स मान लूंगा। बाप रे बाप, मैं क्या करूं बता। और इसके एक्सेप्शन हैं, मैंने कुछ नहीं मानूंगा। गुड्स मानने का मतलब तो सप्लाई मानूंगा ना, गुड्स मानने का मतलब तो सप्लाई मान लूंगा। और इसका एक्सेप्शन है, हाँ इसका एक्सेप्शन है, ए, इसका एक्सेप्शन है कि अगर आपने बिजनेस बंद किया क्योंकि आपने बिजनेस को किसी और को दे दिया और आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया, मैंने बिजनेस को अभी को दे दिया, मैंने कहा ले जा अभी मेरा बिजनेस, तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लिया, पर जो किया मैंने अभी को ट्रांसफर, ट्रांसफर एज गोइंग कंसर्न किया, ट्रांसफर एज गोइंग कंसर्न किया, तो फिर कोई गुड्स कुछ नहीं, ये एग्जाम्पशन की लिस्ट में है कि नहीं, ठीक गोइंग कंसर्न करोगे तो मैं इसको गुड सर्विस कुछ नहीं मानूंगा, जाओ जाओ। या फिर बाबूजी ने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया
और उसकी जगह बेटा आ गया, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया और अपने रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहा है, काम चल रहा है ना। गोइंग, किसका लॉजिक समझो, आपने बिजनेस को ट्रांसफर किया गोइंग कंसर्न में, तो सारा एसेट तो गोइंग कंसर्न में चला गया। जब वहां गोइंग कंसर्न में चला गया तो धंधा तो चल ही रहा है ना, फिर क्यों मैं कुछ करूं इस पर। और अगर मेरा धंधा कोई मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैरी करा, धंधा तो चल रहा है ना, डिपार्टमेंट का कहने के लिए आप बंद करोगे तो मैं गुड्स मानूंगा, और अगर आप बंद नहीं कर रहे हो, ठीक है, हैंड चेंज हो रहा है, आज मैंने अब मेरी जगह मैंने गोइंग कंसर्न बोल के मैंने अभी को दे दिया, बिजनेस तो चल ही रहा है ना, तो चलो वहां पे पकड़ लेंगे, अभी हम आपका कुछ नहीं करेंगे। बोला बच गया मैं तो। Business is carried on by a personal representative. Personal representative. Who is deemed to be a taxable person. और जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव रजिस्टर्ड है, तो डिपार्टमेंट कहता है कोई बात नहीं, तुम नहीं तो कोई और सही, तुम नहीं तो कोई और सही, बिजनेस तो चल ही रहा है ना। ये दो सिचुएशन है जहां पे तुम देखो बिजनेस चल रहा है, चाहे मैंने गोइंग कंसर्न के, तो बिजनेस चल रहा है, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने बिजनेस को टेक ओवर किया, उसका खुद वो टैक्सेबल भी है, रजिस्टर्ड भी है, अगला बिजनेस चल रहा है। जब बिजनेस चल रहा है तो मेरे हाथ में छोड़ दूंगा। कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये पारा 4 है। मस्त लग रहा है जीएसटी, चलो अच्छी बात है। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल ले लूं, वीवी, मैं हूं एक ट्रेडर हूं, नहीं कि बिजनेस मैं कर रहा हूं, मैं एक ट्रेडर हूं, बिजनेस कर रहा हूं, इज वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप इज बिजनेस, अपने बिजनेस को मैं वाइंड अप कर, बोला ओके ठीक। वाइंड अप मतलब मैं अब कैंसिल कर रहा हूं, डिसकंटिन्यू कर रहा हूं। एनी स्टॉक, और स्टॉक में तो डब्ल्यूआईपी भी होगा, रॉ मटेरियल भी होगा, फिनिश गुड्स भी होगा, एनी स्टॉक लेफ्ट, एनी स्टॉक लेफ्ट नहीं, एनी स्टॉक लेफ्ट नहीं, ये ज्यादा प्रॉपर वर्ड नहीं है, एनी गुड्स लेफ्ट इन स्टॉक, गुड्स रह गया स्टॉक में, बोला हाँ रह गया, तो इसके लिए क्या बोला, shall be deemed to be supply of goods, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेगा डिपार्टमेंट, क्या मानेगा, सप्लाई ऑफ, जो गुड्स बच गया उसे डीम टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेगा। और सप्लाई ऑफ गुड्स मानने का मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वीवी, वीवी बोल वो मान लेगा कि वीवी ने सप्लाई ऑफ गुड्स किया है, एंड जीएसटी शैल बी पेबल।
तो यानी कि अगर मैं सही में, अगर तुम ध्यान से देखो, बिजनेस बंद हो गया तो कहीं ना कहीं कहानी में ट्विस्ट है। जो मेरे स्टॉक में जो भी बचा रहेगा उसको डिपार्टमेंट बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स और जीएसटी लगाओ, तो बचने का साधन है मैं अपने बिजनेस को बंद करके गोइंग कंसर्न के रूप में ट्रांसफर कर दूं, या मेरा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको कैरी ऑन कर देगा तो मैं बच जाऊंगा। उस केस में उसे कुछ नहीं माना जाएगा, क्योंकि बिजनेस तो चल रहा है और यहाँ पे बिजनेस बंद हो रहा है। तो डिपार्टमेंट कह रहा बंद हो रहा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चला रहे हो तो चलते रहना चाहिए, चलते रहना, जिंदगी का मतलब ही है चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बेटा तुम एक बिजनेसमैन हो अभी, तुमने अपना बिजनेस बंद कर दिया, बोला मैं और बिजनेस नहीं करूंगा यार, अपना कैंसिल। तो जिस दिन तुम बंद करो तुम्हारे स्टॉक में, तुम्हारा बैलेंस शीट में स्टॉक होगा। स्टॉक मतलब तुम्हारे पास है, चाहे रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे आपका फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो, चाहे डब्ल्यूआईपी, तो जो स्टॉक लेफ्ट रह गया डिपार्टमेंट उसको क्या बोला, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। ये जो सामान तुम्हारे पास बच गया ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसके ऊपर जीएसटी दो। गई भैंस पानी में। बोलो अभी। यार सिंपल है, बिजनेस बंद करने के पहले सोच लेना कि तुम्हारे पास जो भी सामान बचा हुआ है ना, तुम बेच नहीं रहे हो सकता है तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सामान ऐसे सड़ जाए, बर्बाद हो जाए, चूहे खा ले ना। डिपार्टमेंट में मुझे मतलब नहीं है चूहे खाए क्या करे, तुमने धंधा बंद किया, तुम्हारे पास जो गुड्स बचा हुआ है वो सप्लाई गुड्स मान के जीएसटी लगाएंगे, बाद में चूहे खाए, तुम खाओ, नदी में बहा दो, तुम्हारा अभी तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो इसको बचना कैसे है, अपने बिजनेस को एज ए गोइंग कंसर्न किसी को दे दो, या अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तू कैरी ऑन कर ले अपना रजिस्ट्रेशन से, बचे जाएगा। इसके बाद ना सर्विसेज है, पारा नंबर 5, जो पारा नंबर अभी चालू होगा 5, वो सर्विसेज है और बहुत बड़ा है। तो अभी करूंगा तो घंटे 1.5 घंटे चले जाएंगे। 8 बज गए, ठीक है। कल हमारा शनिवार को, अदिति शनिवार को तुम्हारी क्लास रहती है क्या? अदिति बेटा शनिवार को आपकी क्लास रहती है? एक बार मटेरियल इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो ट्राई करो पढ़ के, सप्लाई में क्या सप्लाई क्या नहीं, एग्जांपल देख के बनाओ। ओके ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, सैटरडे को फिर मिलते हैं 6:30 पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आईटीसी नहीं लिया होगा तो बच जाएगा, आईटीसी नहीं ले, यस अब है, आईटीसी नहीं लिया होगा तो बच जाएगा, क्योंकि परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट की जगह वो आईटीसी होगा तभी होगा। ठीक है, थैंक यू। यस 8:30 एफएम है, थैंक यू वेरी मच।